तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का यह प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके वहां से देख लो। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। यह मॉक टेस्ट आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को 11 बजे सुबह मिलता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। दूसरा, आप इस 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर रहे हो उसको आपको कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले कल हमने सदी का सबसे उभरता हुआ सितारा खोया है। उनके सम्मान में बोल लो या उनसे मेरी कुछ शिकायतें बोल लो, है मैंने उनको अपने लफ्ज़ों में बयां किया है। अलविदा हीरो, मैं नहीं जानता तुमने खुदकुशी क्यों की, शायद तुम्हें मरना जीने से ज़्यादा ज़रूरी लगा हो। क्या कप्तान साहब, पारी तो पूरी खेल लेते, आपके लाइफ का वर्ल्ड कप बाकी था यार। लेकिन सुनो पर्दे के ध्वनि, हमेशा दिल में रहोगे तुम। RIP सुशांत सिंह राजपूत। इनके लिए आप तेजस क्लासेस की तरफ से RIP, रेस्ट इन पीस। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था वो राजगीर में किया गया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। अगला प्रश्न है, सायादवाद संबंधित है। सायादवाद किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सायादवाद जैन से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मावादियों तथा नास्तिकों के एकांकित मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद अथवा सायादवाद कहा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विम कैट फिशर्स ने। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कनाद आपको हो गया, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे और जैमिनी मीमांसा के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आपको बताना है किस सुल्तान ने जमीन की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया गया, जिसका नाम दीवाने कोही रखा गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो देखिए, मनसबदारी प्रथा ये भी अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। धार्मिक नीति ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। भू राजस्व व्यवस्था ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था और सामाजिक सुधार, ये सारे क्या थे? अकबर के लोकप्रियता के कारण थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। आप लोग को आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, अगर आप लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो या जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो या ESI का देने जा रहे हो एग्जाम, तो आप लोग BSSC का जितना मॉक टेस्ट कराया गया ना, उसको डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट करके सबको लगा लो। उससे क्या होगा, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 2019 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन में क्या करता है उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार देता है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस वर्ष घटित हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 में घटित हुआ था। कहां पे? केरला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, क्यूएस भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग 2019 के आधार पर किस संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया, आपको यह बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2018 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने रूको यानी RUC को पहल का शुभारंभ किया। रूको का जो फुल फॉर्म होता है रिपर्पस ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल, इसका उद्देश्य क्या था? आपको इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। देखिए, रूको का जो उद्देश्य है उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल के इस्तेमाल से जैव डीजल यानी बायोडीजल का उत्पाद कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजाति सर्किट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नए राज्य में विधान परिषद की गठन की स्वीकृति मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, उड़ीसा में बहुत सालों से चल रहा था विधान परिषद की मांग का, ठीक है, और फिलहाल जाके इस साल उनको कामयाबी मिला और वहाँ पे अब द्विसदनीय जो हो गया व्यवस्था वहाँ का। अगला प्रश्न है, स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण 2018 के तहत A1 श्रेणी के 75 स्टेशनों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो A1 श्रेणी में जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था वो है जोधपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय हेलिंग आयोग यानी इंटरनेशनल हेलिंग कमीशन IWC की सदस्यता का त्याग किया है? वो कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। देखिए, अब जापान अपने आधिकारिक क्षेत्र में व्हेल का शिकार कर सकेगा इसका सदस्यता त्यागने के बाद। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2019 का कहां आयोजित हुआ था? देखो, इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत परेशान करेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से देखना है, बी केयरफुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओसाका जापान में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का दायित्व सौंपा गया है? वो कौन सा वर्ष है? तो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी का दायित्व भारत को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां हुआ है? तो यह बिश्केक में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय के लुप्तप्राय भाषा और मातृभाषा अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर पंचानन मेहाती द्वारा किन दो भाषाओं की खोज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि और मल्हर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2018 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़े राज्यों में केरला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में सबसे नीचे से अपना प्यारा बिहार है। छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिए भेड़ राज्यों में प्रथम स्थान पर राज्य है। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में उल्लेखित विश्व बैंक के अनुसार भारत वर्ष 2018 में प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देश यानी रेमिटेंस रिसिप्ट कंट्री की सूची में किस स्थान पर है?
यानी देखो, रिमिटेंस रिसिप्ट कंट्री का मतलब क्या हुआ, जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो अपना मैक्सिमम अमाउंट इंडिया को भेजते हैं। जैसे आप अगर सऊदी चलेगा, आप अमेरिका चलेगा, तो आप जितना कमा रहे हो उसका मैक्सिमम अमाउंट आप इंडिया को भेज रहे हो, यही है रिमिटेंस रिसिप्टेंट कंट्री। तो इसमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत द्वारा निर्यातित सबसे बड़ी वस्तु है। कौन सी वस्तु सबसे बड़ी वस्तु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पाद। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। देखिए, यूएसए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, लेकिन यहीं पे चीन भारत के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 5 जून 2019 को पहली बार समुद्री पोत से अंतरिक्ष में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? तो देखो, इतना उल्टा पुल्टा जो काम है ये सिर्फ चीन ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, ऑसी इंडेक्स नौसेना संयुक्त अभ्यास 2019 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? ऑसी इंडेक्स, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1998 में किस देश में हुई? कोरोना की जिस तरह से चाइना में हुआ, वैसे निपाह की किस देश में हुआ था, ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल किस माध्यम में मार करने वाला है? आकाश मिसाइल किस माध्यम में मार करने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतह से हवा में। अगला प्रश्न है, गॉन आइलैंड किसकी पुस्तक है? गॉन आइलैंड किसकी पुस्तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच को मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है, आपको यह बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को। देखिए, राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक एनजीओ के अध्यक्ष हैं। 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 2015 में इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना, इधर वायु प्रदूषक है, इधर प्रभावित अंग है, कौन सा अंग किसको प्रभावित करता है? तो देखिए, जो एस्बेस्टस धूल है ये आपको लंग्स यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। सीसा किसको? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आपको पारा ये आपको उदर को प्रभावित करता है। बच गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये रक्त धाराएं को प्रभावित करता है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, जैव ईंधन मक्का से बनता है, तो बिल्कुल सत्य है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, हाँ ये भी सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, नहीं ये लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। देखिए, बांदीपुर ये तो कर्नाटक में बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में ये भी सही है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, ये भी सही है। पीन वैली, देखिए पीन वैली जम्मू कश्मीर दिया, नहीं ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपको बताना है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, सदाबहार वन पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। सदाबहारी वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत किसमें अवस्थित है?
तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है और 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू करने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, रामसार सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। रामसार सम्मेलन किस संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, नम भूमि के रामसार जो सम्मेलन है आर्द्र भूमियों का संरक्षण के लिए ईरान के रामसार नगर में 2 फरवरी 1971 में बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ये अवस्थित गलत लिखा हुआ है, अवस्थित आप लोग ठीक कर लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैरोबी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, आम वर्षा संबंधित है, यानी मैंगो जो सोवर है किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आम की फसल से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको 1 से 2 को मिलाना है। इधर देखो, आप जनजाति दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में स्टेट का नाम दिया हुआ है, वो कहाँ की है? तो जो गदीस है, गदीस आपका हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। खासी आपको पता है मेघालय की जनजाति है और नागा मणिपुर की हो गई। देखिए क्या हो गया, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में? ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, कई तरह की फसल उगाना तथा पशुपालन भी करना, यही मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, एग मार्क है। एग मार्क क्या है? तो देखिए, एग मार्क से क्या मतलब है कि गुणवत्ता गारंटी का एक मोहर जो होता है वही होता है, ये मोहर होगा, गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा जो है भूमध्य रेखा के मतलब बहुत करीब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिंगापुर भूमध्य रेखा के काफी करीब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? कौन सा द्वीप समूह है जिसे सीप द्वीप भी कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो जो एक कोरो द्वीप है ना ऑप्शन सी का, इसी को सीप द्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे कौन से क्षेत्र हैं? इसका आंसर होगा शीतोष्ण क्षेत्र। देखिए यहाँ ऑप्शन उलट पलट गया, शीतोष्ण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा हेतु जारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक कलपक्का में नहीं है, बाद बाकी इन तीनों में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो मोनोजाइट है, ये केरल में बहुतायत से मिलता है। अगला प्रश्न है, बगलिहार वन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लवा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? वो कौन सा क्षेत्र है जहां शीतकाल में वर्षा होती है? आपको बताना है शीतकाल में वर्षा कहां पे होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मान्य पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। देखिए, मान्य पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग किसको अग्रसरित करता है? तो संसाधनों का समुचित प्रयोग इसको भी अग्रसरित करता है, उत्पादकता में वृद्धि इसको भी करेगा, कुशलता में विकास इसको भी करेगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ है? कौन सा है जो मुद्रास्फीति की जो दर है गिराने में निहितार्थ है? इसका आंसर होगा, देखिए, कीमत पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ रही है। ठीक है, कीमत पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ रही है, यानी क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमारे संविधान में, जो हमारा संविधान बना उसमें 250 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? कौन सा एक्ट है जो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया है? इसका आंसर देना बहुत आसान है, अगर आप ऑप्शन देख लो तो ऐसे ही आप टिक मार दोगे, आपको नहीं पता होगा तो भी। देखिए, इसका चलो हम लोग ऑप्शन से चलते। 1061 कहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। 1917 कहीं पढ़े हो? हाँ, चंपारण सत्याग्रह पढ़े हो। 1915 कहीं पढ़े हो? नहीं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1919 में ये काम हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताना है। कैसे चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा उन्हें चुना गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अखिल भारतीय सेवाएं आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 315 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का भाव क्या है अपने संविधान के अनुसार? आपको ये बताना है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि जो भारत देश है इसका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म जनता का होगा। यानी देखो, भारत में अनेक धर्म है, हाँ अनेक धर्म है, लेकिन इससे हमें नहीं पता चलता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हाँ ये प्राप्त है, लेकिन इससे हमें नहीं भाव प्राप्त होता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इससे हमें भाव नहीं प्राप्त होता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। किसका? धर्म जनता का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कौन भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा पार्टिसिपेट करता है। तो देख लीजिए 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए मिनिमम, जिससे अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के ऊपर लाया जा सके? अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 लोग कम से कम चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो देखिए, अगर किसी भी लोकसभा उम्मीदवार को 1/10 जितना भी वोट हुआ है उसका 1/10 प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है? वो अपना जो जमानत राशि है वो खो देता है। तो देखिए, वैध मतों का 1/3 नहीं, वैध मतों का 1/4, 1/5 नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है कौन सा एक सही है। देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना स्थापति चुनता है, नहीं, ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार
नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय की विषमता। देख लेना, ऑप्शन आप लोग ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों को से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़वाला समिति। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट है, रिपोर्ट सर्वाधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट है उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में प्राप्त हुआ था और 1881 में नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.7% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, टाका एक मिश्र धातु है। टाका को सोल्डिंग भी बोलते हैं, वो किसका मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इसका आंसर होगा इथेफॉन। इथेफॉन जो है ये फल पकाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब एनटीएस किसने बनाई? एनटीएस ये कार्बन हो, कार्बन नैनो ट्यूब एनटीएस ने किसने बनाया था? देखिए, कार्बन जो नैनो ट्यूब था ये सुमियो आइजीमैन एक जापानी जो भौतिकवाद थे जिन्हें कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? आपको बताना है तना कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जो अदरक है वो तना है। जड़ क्या होता है? जड़ ऐसा चीज होता है जिसको आप धरती से उखाड़ो, धो, काटो और खा जाओ, लेकिन तना को आप उखाड़ के धो के नहीं खा सकते, उसको बॉयल करना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा तभी खा सकते हो। अगला प्रश्न है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैपवर सोमनीफेरम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मंगभंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तेल के एक बैरल में कितना होता है, कितना लीटर होता है? आप बोलो, ऐसे बोल सकते हो। तो तेल के एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? वो लड़की एक झूला पे झूल रही है बैठ के, वो झूले पे अचानक खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, जब भी वो खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। अगला प्रश्न है, राइबोजाइम होते हैं। राइबोजाइम क्या होते हैं? तो राइबोजाइम RNA होते हैं। अगला प्रश्न है, एजोला है एक, एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, आपको यह बताना है।
तो देखिए ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन ये सब क्या है, पाचक एंजाइम है जिसका स्राव क्रमशः आमाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। आपका कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में किसका भंडारण नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए विटामिन सी जो है, विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज की, किसने खोज की रक्त समूह की? तो कार्ल स्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होगा, ये वायरस द्वारा होता है डिप्थीरिया। आप लोग थोड़ा सा इसको टाइपिंग एरर आ जाता है, तो आप लोग समझा करो। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी, HBV नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत है। बिहार में आपको शहरी आबादी का प्रतिशत बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.3%। अगला प्रश्न है, बिहार में वाहन चलान एवं यातायात अनुसंधान संस्थान ITDR का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो था उसमें शामिल क्या नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए हर घर नल जल योजना ये तो शामिल है, हर घर पक्की गली एवं नालियाँ ये भी शामिल है, शौचालय निर्माण, घर का सामान ये भी शामिल है, हर घर तक इंटरनेट की पहुंचाना, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय बिहार कृषि रोड मैप किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए है? तो तृतीय बिहार कृषि रोड मैप ये 2017 से 2022 तक के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2017 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.75% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की डैशवी जयंती समारोह मनाया गया। कौन सा जयंती समारोह मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 350वीं यानी 350वीं समारोह जयंती मनाया गया। जो देखिए ये क्लास शेड्यूल है, आप लोग देख लो। इस सीरीज़ को आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो जो ये सीरीज आप जरूर देखा करो। हिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज आ रहा है और सब सब्जेक्ट का आएगा, आप लोग इसको शेड्यूल देख लो। जो यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो आपको चिनूक यूएसए ये तो सही सुमेलित है, सिरेको इटली ये भी सुमेलित है, विलिजर्ड ए चिली ये गलत था, ठीक है। नॉर्वेस्टर भारत ये सही था। चलो कल के जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो घटना हुआ था उससे मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा, डिप्रेशन इज़ नॉट ए जोक, स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। ठीक है, आपको बोलना है जब भी आप त्याग करने जा रहे हो या त्याग करना चाहते हो उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो जब भी आप डिप्रेशन में हो, कोई सजेशन है तो आप टेलीग्राम से मुझे कॉल कर सकते हो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, देश का पहला राज्य जिसने सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिक्षेप में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार किया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप कितना स्कोर किए हो इसको भी आपको कॉमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।